देश के 18वीं लोकसभा के हो रहे आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी चंडीगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है। और कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और उनकी जो 4 बार की सरकार रही उनके कार्यों से प्रभावित होकर के कल डॉक्टर दीपू सिंह ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर और उनके आशीर्वाद से युवाओं को 50% भागीदारी के तहत एक नौजवान युवा और देश की संसद में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और उसमें भी खास तौर से महिला के लिए माननीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद डॉक्टर दीपू सिंह को देकर के चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। पहले मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन मायावती जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि विमेन होने के नाते और एक जिसे कह सकते हैं कि जो सबसे इग्नोर्ड तबका हम लोगों का माना गया है उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया। और ये छोटी बात नहीं है, आज सबके साथ शेयर करना। जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, इन लोगों ने अपना खून पसीना सांझ कर माननीय कांशीराम जी के सपनों को पूरा करते हुए ये अपॉर्चुनिटी आज ठाना है कि हम युवाओं को देंगे। और आपका सवाल जब मैं सुन रही थी तो मैं बताना चाहती हूँ मीडिया कर्मियों को कि आप सबके दिल में सवाल होगा कि कल पार्टी ज्वाइन करी और आज आप यहाँ पे हैं, तो शायद ये इतनी डायनेमिक और इनोवेटिव हमारी पार्टी है। और मायावती बहन जी जो हमारी बहन जी हैं, जो हमारी सुप्रीमो, जो हमारी लीडर, उनका जो विजन है युवाओं के लिए, इट्स रियली डायनेमिक। और जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि बहुत फर्क होता है पैराशूटर और ग्रासरूटर के बीच में। तो पैराशूटर होता है वो जमीन पे नहीं चलता। बहन जी ने यूपी में भी अगर आप देखें जो लोग जमीन पे ग्रास रूट पे काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो बाबा साहेब और कांशीराम जी के सपनों को पूरा कर रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को आगे लेकर जा रहे थे, अंधविश्वास से पीछे हटकर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग थे, उनको अपॉर्चुनिटीज दी, उनको मौका दिया कि ये लोग जो बिना किसी स्वार्थ के सड़क पे काम कर रहे हैं, इन युवाओं को आगे आना चाहिए। और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया और इस तरीके से मुझे ये अपॉर्चुनिटी। तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से ड्रॉप आउट रेट जो मैंने सुना है रिसेंटली, और ये पूरे भारत का भी मुद्दा है, और चंडीगढ़ में जिस तरीके से जो गरीबों के बच्चे हैं, जब उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, खाने को खाना नहीं और सही एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो बेचारी बच्चियां लोगों के घरों में काम करने जाती है, स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं की शिक्षा। और महिलाओं के साथ साथ जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है, स्कूल में काम करना, स्कूल में जो एक बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट जिसे कह लो तभी जनरेट होगी अगर आपके पास अच्छी शिक्षा होगी, अगर आप अच्छे पढ़े होंगे। तो शिक्षा में काम करना सबसे बड़ा। एंड दूसरी हेल्थ, क्योंकि मैंने सुना कि काफी सालों से चंडीगढ़ में सिर्फ 3 ही अस्पताल है और उन अस्पतालों में नई फैसिलिटीज नहीं बनाना, अस्पतालों किस तरीके से हम बेहतर मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, ये मेरी बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी चीज SC/ST सब प्लान, जिसे मैंने आपको कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसी भी सरकार ने आज दिन तक सब प्लान पे बात ही नहीं करी। ये देखा ही नहीं कि जब सरकार बजट पेश करती है तो जितनी जहां की पॉपुलेशन है उतना बजट का हिस्सा उस पॉपुलेशन का होता है। अगर वो बजट एग्जैक्टली उन गरीबों को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि उन गरीबों के बच्चे कभी ड्रॉप आउट होंगे, उनके ऊपर कभी हेल्थ इश्यूज की बात आएगी या कभी एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। तो ये मेरा तीसरा मुद्दा है। एंड देन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने देखा है कि कॉलोनीज में जो है लोगों को उनके मालिकाना हक ही नहीं मिलते, कि जहाँ पे लोगों का लोन क्लियर हो चुके हैं, घर पूरा क्लियर हो चुका है, उन्होंने जो लोन लिए थे वो उनका जो मालिकाना हक है वो देना। और लास्ट बहुत अहम मुद्दा वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अगर आप मेरा YouTube या कुछ उठा के देखे सोशल मीडिया, तो मैंने एक दिन PhD पकौड़े की रेडी लगाई, क्योंकि मुझे जो भी मेरे साथ तिथियां रही, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेरे साथ किया, तो मुझे लगा पढ़ लिख कर इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त कर एक क्रिमिनल माइंडसेट की महिला ने मुझे सिस्टम से आउट कर दिया। और फिर मैंने जब उन पे कार्रवाई करी तो पता चला कि मुझे उन्होंने जो दस्तावेज मेरे खिलाफ लगाए थे वो सब फ्रॉड थे और उनके ऊपर चार्जशीट तक दर्ज है। सोचिए कि ये जो भाजपा वर्तमान की सरकार वो क्रिमिनल को कैसे प्रोटेक्ट करती है कि वो अभी तक कार्यरत है चार्जशीट होने के बावजूद।
तो मेरे पास कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं बचा। तो हमारे जो आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं जी आप रोजगार पकोड़े बेचो, रोजगार करो। तो मैंने कहा ठीक है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो पकोड़े बेचते हैं। आप सोचिए कि जब मैं पकोड़े बेचने के लिए निकली तो मुझ पर FIR